हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। एक किताब या लेख का शीर्षक अंग्रेजी में पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द डिजिटल एज और हिंदी में डिजिटल युग के लिए पेरेंटिंग सलाह। हम्म। और इसके साथ ना एक बहुत ही खास नाम जुड़ा है। इसके लेखक हैं मंगेश बनेबाई काशीराम रेपाड़। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि महज ये कुछ शब्द और एक नाम हमें आज के इस उलझे हुए समय में परवरिश के बारे में क्या गहरे संकेत देते हैं। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। कि डिजिटल युग ने केवल हमारे गैजेट्स नहीं बदले हैं, अच्छा, तो और क्या बदला है? इसने बच्चों के मनोविज्ञान और उनके सामाजिक विकास के पूरे ढांचे को ही पलट कर रख दिया है। मतलब जड़ से ही बदल दिया है। जी हाँ, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि एक बच्चा कितनी देर तक स्क्रीन देख रहा है, बल्कि ये इस बारे में है कि वो स्क्रीन उसके सोचने के तरीके, उसके रिश्तों और उसकी खुद की पहचान को कैसे आकार दे रही है। जब टेलीविजन हर घर में पहुंचा था, तब भी तो यही बहस छिड़ी थी ना कि ये बच्चों का दिमाग खराब कर देगा। वीडियो गेम्स के शुरुआती दौर में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। जी बिल्कुल। तो फिर मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि इस डिजिटल युग में ऐसा क्या अलग हो गया है जिसके लिए एकदम नई रणनीतियों या पेरेंटिंग सलाह की इतनी सख्त आवश्यकता पड़ गई है। क्या ये सिर्फ पुरानी शराब नई बोतल में नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और सच कहूं तो ज्यादातर लोग शुरुआत में यही सोचते हैं। राइट। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि अगर हम डिजिटल तकनीक की बुनियादी बनावट को देखें, तो ये पिछले किसी भी माध्यम से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? देखिए, टेलीविजन या शुरुआती वीडियो गेम्स निष्क्रिय या पैसिव तकनीकें थीं। वे बस एक तरफा संचार के माध्यम थे। हाँ, मतलब आप बस बैठकर देख रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज के जो स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है या इंटरनेट एल्गोरिदम्स हैं, वे पूरी तरह से सक्रिय और इंटरैक्टिव हैं। हाँ, वे सिर्फ जानकारी दे नहीं रहे हैं, वो लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ना। है ना? बिल्कुल सही। वो डेटा ले रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और शायद यही वो जगह है जहां मनोविज्ञान का असली खेल शुरू होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। आज के ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों और डिजाइनर्स ने बनाया है। बाप रे। हाँ, और उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि इंसान के दिमाग में डोपामाइन, जो खुशी और इनाम का हार्मोन होता है, उसे कैसे ट्रिगर किया जाए। ओह, तो जब एक बच्चा सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालता है जी तो उसे मिलने वाले लाइक्स उसके दिमाग में उसी तरह असर करते हैं जैसे कोई इनाम मिलना। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है। तकनीक अब केवल एक उपकरण नहीं है, ये लगातार बच्चे के व्यवहार को ट्रैक कर रही है और उसे उसी की कमजोरियों के हिसाब से कंटेंट परोस रही है। मतलब वो जानती है कि बच्चे को क्या पसंद है और क्या नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसा माहौल है जो विशेष रूप से विकासशील दिमाग की कमजोरियों का बहुत चालाकी से फायदा उठाता है। अगर मैं इसके लिए एक रूपक का उपयोग करूं तो पहले की परवरिश शायद एक ऐसे बगीचे की देखभाल करने जैसी थी जहां आप एक मजबूत चारदीवारी बनाकर बाहरी खतरों को रोक सकते थे। बहुत ही सटीक उदाहरण है। आपको पता होता था कि खतरा कहां से आ सकता है, सड़क से, अजनबियों से। हाँ, दरवाजे बंद तो बच्चे सुरक्षित। राइट। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में परवरिश करना बिना किसी कंपास के एक विशाल उफनते समुद्र में जहाज चलाने जैसा है। जहां कुछ भी स्थिर नहीं है। एग्जैक्टली। इस समुद्र में लहरें और हवा यानी नए ऐप्स, नए ट्रेंड्स, वायरल चैलेंजेस, ये सब हर दिन अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और कितनी तेजी से बदलती हैं। वही तो, आज जो ऐप बहुत सुरक्षित और साधारण लग रहा है, कल वही किसी बड़ी मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। बिल्कुल, और उस समुद्र की गहराई में ऐसे खतरे छुपे हैं जो सतह से दिखाई ही नहीं देते। जैसे कि देखिए, एक और बड़ा बदलाव जो इस डिजिटल युग ने किया है, वो है खतरे की प्रकृति। खतरे की प्रकृति बदल गई है? हाँ, पारंपरिक दुनिया में खतरे भौतिक होते थे और अक्सर माता पिता उन्हें देख सकते थे, जैसे कोई चोट लग जाना या किसी से झगड़ा होना। हाँ, वो तो सामने दिख जाता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में खतरे अदृश्य हैं। साइबर बुलिंग हो या किसी अजनबी से संपर्क, ये सब बच्चे के अपने बेडरूम के अंदर बिल्कुल शांति से हो सकता है। और माँ बाप को कानों कान खबर भी नहीं होती। बिल्कुल, और इसके अलावा बच्चे अब तकनीक का सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे उसके भीतर अपना एक पूरा जीवन जी रहे हैं। उनका एक अलग ही डिजिटल अवतार होता है। एग्जैक्टली। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनकी दोस्तियां और उनका रुतबा अब इस बात पर निर्भर करता है कि उनका डिजिटल अवतार कैसा है। ये तो एक बहुत ही डरावना पहलू है। बहुत ज्यादा।
अगर उनकी पूरी दुनिया ही उस स्क्रीन के अंदर बस गई है, तो माता पिता के रूप में हम सिर्फ स्क्रीन बंद कर दो कहकर तो समस्या का समाधान नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, वो तो और बगावत करेंगे। राइट। उस समुद्र को नेविगेट करने के लिए वाकई कुछ बहुत अलग रणनीतियों की जरूरत होगी। मतलब हम उन्हें पानी में जाने से नहीं रोक सकते, हमें उन्हें तैरना सिखाना होगा। यही कारण है कि शीर्षक में रणनीति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, नियमों का नहीं। ओहो, अब समझ आया, नियम और रणनीति में फर्क। जी, नियम कठोर होते हैं, वे टूट जाते हैं। अगर आप सिर्फ स्क्रीन टाइम तय कर देंगे तो बच्चे उसे बाईपास करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। हाँ, आजकल के बच्चे तो टेक स्मार्ट हैं। बिल्कुल। इसीलिए रणनीति का मतलब है कि आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जब वो ऑनलाइन दुनिया में कुछ गलत देखे या उसे कोई परेशान करे तो वो खुद कैसे प्रतिक्रिया दे। उसे खुद को कैसे संभालना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हमें लाता है। कैसे? मतलब अगर हमें इस डिजिटल समुद्र में नेविगेट करने के लिए एक नए कंपास की जरूरत है, तो वो कंपास असल में कैसा दिखता है? ये एक अच्छा सवाल है। जब मैं इस स्रोत को पढ़ रहा था ना, तो मेरी नजर लेखक के नाम पर गई। हाँ, मंगेश बनीबाई काशीराम रिपाड़। बिल्कुल। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा सुराग वहीं छिपा हुआ है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नाम का ये हिस्सा वाकई इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा बिंदु है। देखिए, लेखक का पूरा नाम है मंगेश बनीबाई काशीराम रिपाड़। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग अपने पहले नाम के साथ मध्य नाम के रूप में सिर्फ पिता का नाम और फिर अपना उपनाम जोड़ते हैं। जी, यही पारंपरिक तरीका है। लेकिन यहाँ लेखक ने अपने नाम के ठीक बीच में अपनी माता यानी बनीबाई और पिता यानी काशीराम दोनों का नाम शामिल किया है। और ये बहुत ही असामान्य है। राइट। ये कोई टाइपो या गलती नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और जानबूझकर उठाया गया कदम लगता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो इस कदम का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। अगर हम इस पर गौर करें तो ये एक बेहद प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। एक ऐसे समाज में जहां पितृसत्तात्मक ढांचा बहुत हावी रहा है, वहां अपनी पहचान के साथ माता और पिता दोनों को समान स्थान देना एक गहरी पारिवारिक समानता का प्रतीक है। अच्छा, मतलब एक तरह से बैलेंस दिखाना। एग्जैक्टली। जो व्यक्ति डिजिटल युग की इतनी आधुनिक और जटिल समस्याओं पर सलाह दे रहा है, उसकी अपनी जड़ें महिलाओं के सम्मान और समानता जैसे बहुत ही बुनियादी और मजबूत मानवीय मूल्यों में रची बसी हैं। अरे वाह! जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये मुझे ना एक अति आधुनिक एक हाइपर मॉडर्न स्मार्ट होम की याद दिलाता है। स्मार्ट होम? वो कैसे? मान लीजिए किसी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें हर तरफ वॉइस कंट्रोल लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले कैमरे हैं और सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। एकदम फ्यूचरिस्टिक। हाँ, लेकिन उस घर को खड़ा करने के लिए जो नींव खोदी गई है ना, वो किसी फैंसी नई सामग्री की नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना, मजबूत और पारंपरिक पत्थर की नींव है। क्या बात है! लेखक का नाम मुझे उसी पत्थर की नींव जैसा लगता है। ये रूपक यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे समझाया। धन्यवाद। क्योंकि देखिए, डिजिटल दुनिया चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, वो इंसानी भावनाओं और कमजोरियों पर ही काम करती है। बिल्कुल। ये नाम हमें याद दिलाता है कि भले ही हम तकनीक के आसमान में उड़ रहे हों, लेकिन अगर हमारे पैर जमीन पर नहीं टिके हैं, मतलब समानता और सम्मान के बुनियादी मूल्यों पर, जी, अगर वो जमीन कमजोर है तो वो आधुनिक ढांचा कभी भी ढह सकता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा संशय में हूँ। बताइए, क्या दुविधा है? एक पल के लिए इसे ना एक किशोर की नजर से देखते हैं, टीनेजर की नजर से। ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि घर में समानता होना अच्छी बात है, माता पिता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई 14 साल का बच्चा इंस्टाग्राम या किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है, उसे उसके लुक्स या कपड़ों के लिए ट्रोल किया जा रहा है, जी, जो कि बहुत आम है आजकल, तो उस वक्त उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसके घर में माता और पिता का समान सम्मान होता है? मेरा मतलब है, क्या ये समानता वाला फॉर्मूला वाकई सोशल मीडिया के उस भारी दबाव को कम कर सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना होगा ना। बिल्कुल। ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि इन दोनों बातों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। राइट, ये मुझे लग रहा था। लेकिन अगर हम बाल मनोविज्ञान की गहराई में जाएं, तो इसका बहुत सीधा असर होता है। अच्छा, कैसे? इसे हम एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली
या साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली, ये काफी दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब एक बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां वो देखता है कि रिश्तों में समानता है, जहां ताकत या अधिकार से ज्यादा आपसी सम्मान को अहमियत दी जाती है, जैसा कि इस नाम बनी भाई काशीराम से झलकता है, जी। तो उस बच्चे के अंदर आत्मसम्मान की एक बहुत मजबूत भावना विकसित होती है। ओ, सेल्फ एस्टीम। एग्जैक्टली। वो ये सीखता है कि किसी इंसान की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना ताकतवर है या उसे कितने लोग फॉलो करते हैं। मतलब वो ऑनलाइन नंबर्स के पीछे नहीं भागता। सही कहा। उसकी कीमत उसके मानवीय होने में है। का जो पैमाना है वो घर के अंदर ही सही तरीके से सेट हो जाता है। ठीक कहा आपने। अब सोचिए, जब ऐसा बच्चा उस डिजिटल दुनिया में जाता है जहां लाइक्स और कमेंट्स की अंधी दौड़ चल रही है, जहाँ हर कोई दिखावा कर रहा है। जी, तो वो आसानी से उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। अगर कोई उसे ऑनलाइन ट्रोल करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका वो आंतरिक कंपस जो सम्मान और समानता से बना है, उसे तुरंत याद दिलाता है कि ये व्यवहार गलत है। वो खुद को उस नेगेटिविटी से अलग कर पाता है। बिल्कुल। वो बच्चा आसानी से डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी असली पहचान उन डिजिटल नंबर से कहीं बड़ी है। क्या बात है। और इसके विपरीत, अगर बच्चे ने घर में ही अधिकार जताने या भेदभाव का माहौल देखा है, तो वो डिजिटल दुनिया की उस जहरीली संस्कृति को ना बहुत जल्दी सामान्य मान लेता है। ये नजरिया तो वाकई बहुत कुछ साफ कर देता है। जी। यानी हम अक्सर जिन चीजों को डिजिटल समस्याएं मानते हैं, जैसे कि ऑनलाइन नफरत फैलाना, दूसरों को नीचा दिखाना या दिखावे की जिंदगी जीना, वे असल में डिजिटल समस्याएं हैं ही नहीं। वे बुनियादी मानवीय और चरित्र की समस्याएं हैं जिन्हें डिजिटल दुनिया ने सिर्फ एक लाउडस्पीकर दे दिया है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तकनीक ने केवल कैनवस बदला है, इंसान की फितरत नहीं। राइट। अगर हम डिजिटल युग के लिए पेरेंटिंग की बात करें, तो माता-पिता अक्सर इस बात को लेकर तनाव में रहते हैं कि उन्हें कोडिंग आनी चाहिए या उन्हें हर नए ऐप की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, वो सोचते हैं कि उन्हें हैकर बनना पड़ेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। एग्जैक्टली। और बेशक थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी रणनीति ये है कि आप अपने बच्चे के साथ संचार का ऐसा खुला माध्यम बनाएं कि जब ऑनलाइन कुछ गलत हो तो वो सबसे पहले आपके पास आए। और वो विश्वास तो तभी बनेगा ना जब घर की नींव में वो सम्मान और समानता हो। सही कहा। जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसके माता पिता उसकी बात को अहमियत देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वो अपने डिजिटल जीवन के डर और गलतियों को भी साझा करने में संकोच नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जी हाँ। हमने शुरुआत एक ऐसे विषय से की थी जो बहुत ही आधुनिक और तकनीकी लगता है, डिजिटल युग की रणनीतियां। लेकिन जैसे जैसे हमने इसके लेखक के नाम और उस नाम में छिपे सांस्कृतिक संदेश को खोला, हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से इंसानियत शुरू होती है। बिल्कुल। और ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि किसी भी नए युग की चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें और मजबूत करना पड़ता है। एग्जैक्टली। नई तकनीक का सामना करने के लिए हमें नई मशीनों की नहीं, बल्कि अपने सबसे बेहतरीन मानवीय मूल्यों की जरूरत है। बहुत खूब। और शायद यही वो चीज़ है जो उस बदलती हुई ईंटों और गायब होते हथौड़े वाले घर को टिकने में मदद कर सकती है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। बिल्कुल, वो मजबूत नींव। चाहे डिजिटल दुनिया कितनी भी तेज आंधी क्यों ना ले आ रहे, अगर घर की नींव उस गहरे सम्मान और समानता से बनी है, तो बच्चे उस आंधी में भी अपना रास्ता खोज ही लेंगे। ये एक बहुत ही सकारात्मक और सटीक निष्कर्ष है। मैं बस इतना कहूंगी कि असली सुरक्षा स्क्रीन को लॉक करने में नहीं, बल्कि दिमाग और चरित्र को अनलॉक करने में है। क्या बात है, बहुत सही कहा। इसी विचार के साथ मैं अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद हमारी आज की पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। जी बताइए। आज हम बड़ी चिंता के साथ डिजिटल युग के लिए विशेष परवरिश की बात कर रहे हैं। हम इस संक्रमण काल में जी रहे हैं जहां माता पिता ने एक ऐसी दुनिया देखी है जिसमें इंटरनेट नहीं था। हाँ, हमारी पीढ़ी ने। और उनके बच्चे इस इंटरनेट वाली दुनिया में ही पैदा हुए हैं, जिन्हें हम डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, आज से 20 या 30 साल बाद जब आज के ये डिजिटल नेटिव बच्चे खुद माता पिता बनेंगे,
बहुत दिलचस्प ख्याल है। क्या तब भी डिजिटल शब्द उनकी परवरिश की शब्दावली का कोई खास हिस्सा रहेगा? या फिर ये तकनीक उनके और उनके बच्चों के लिए सांस लेने वाली हवा की तरह बिल्कुल अदृश्य, जरूरी और इतनी सामान्य हो जाएगी कि इसके लिए किसी अलग रणनीति की बात करना ही बेमानी लगेगा? सोचने वाली बात है। क्या वे सिर्फ पेरेंटिंग की बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल और वास्तविक दुनिया का फर्क ही तब तक मिट चुका होगा? शायद, हाँ। क्या हम आज एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो भविष्य के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।